हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर एटॉमिक न्यूक्लियस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी क्या होता है उसे समझा था, साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल थिंग्स है जैसे कि एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, आइसोटोप हो गया, तो इन चीजों को भी हम लोगों ने समझा था। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो काफी ज्यादा हेक्टिक है मेरे लिए, क्योंकि यार ये सेकेंड टाइम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पिछली बार किया था तो वीडियो का साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट कोई नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रे। ओके, तो हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। तो यार रेडियो एक्टिव रेस के यहाँ पे बारे में बात हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई एक हेवी न्यूक्लियस है, वो हेवी न्यूक्लियस क्या हो रहा है, अनस्टेबिलिटी की वजह से अपना एनर्जी को एमिट कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है। उसी एनर्जी जो बाहर रिलीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन बोल रहे हैं। और इस पूरे फेनोमेना को क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं। तो इतना चीज समझ में आना चाहिए। देखो, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी से पहले एक और पॉइंट लास्ट क्लास में शायद हम लिखाए थे, वो ध्यान में नहीं है। पॉइंट ये था कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक कैसा फेनोमेना है, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना, है ना। न्यूक्लियर फेनोमेना इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि इसमें जो भी रिलेशन है वो किसके साथ है, न्यूक्लियस के साथ है। जो भी चेंजेस आता है वो किस में आता है, न्यूक्लियस के अंदर आता है। जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी कहां से एमिट हो रहा होता है, वो भी न्यूक्लियस से एमिट हो रहा होता है। तो न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है, न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इस वजह से हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा फेनोमेना जो रेडियो एक्टिविटी, वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फेनोमेना होता है, यानी न्यूक्लियस में होने वाला कोई उथल पुथल या वैसा फेनोमेना। ठीक है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। तो जब एक रेडिएशन बाहर निकल रहा होता है, हेवी न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है, टूट रहा होता है, तो टूटने से उससे जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन कितने फॉर्म्स में निकल रहा होता है, कितने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रेज में निकल रहा होता है। तो हम लोग के जो सिलेबस है उसमें 3 फॉर्म्स दिया हुआ है, जो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। तो आपको भी यही लिखना है कि भाई जो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रे है वो कितना है, 3 है। कौन कौन सा है, सबसे पहला जो है वो है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बोल दो, या फिर अभी फिलहाल के लिए आप रे पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ रे, तो आप बोलो अल्फा रे। ठीक है, बट आप वहां पे अल्फा पार्टिकल भी लिखने से आपका काम चलता। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा भाई बीटा रे या बीटा पार्टिकल। तीसरा आपका गामा रे या गामा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, ये या अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, ये तीनों क्या होता है, जब भी हेवी न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो ये तीनों रेस वहां से बाहर निकल रहा होता है। और ये तीनों रेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, रेडिएशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में इन सब का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। 4 प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है। अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछा जाएगा, बीटा पार्टिकल के बारे में पूछा जाएगा और गामा पार्टिकल के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो बात करें वो 1 मार्क्स एमसीक्यूज या 1 मार्क्स आपका नेम देम, उस टाइप का क्वेश्चन के लिए होगा। वो 4 प्रॉपर्टी है क्या क्या, मास। सबसे पहला हो गया मास, कि भाई अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, बीटा पार्टिकल का मास कितना है, गामा पार्टिकल का मास कितना है। दूसरा चीज आता है चार्ज, कि भाई अल्फा पार्टिकल पे, बीटा पार्टिकल पे, गामा पार्टिकल पे चार्ज कितना है। तीसरा जो चीज आता है वो होता है कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते, आयोनाइजेशन पावर बोलते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पावर बोल सकते हो। तो आयोनाइजेशन पावर किसका कितना ज्यादा है, कम है, वो चीज। और चौथा जो चीज होता है वो होता है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर अब क्या होता है वो चीज अभी समझेंगे, बट अभी सिर्फ समझ के रखो नाम क्या है। तो 4 चीज समझ में आ गया, मास, चार्ज, आयोनाइजेशन पावर और पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं, आसान है। ठीक है, दूसरा हो गया हम लोग मास के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा हो गया आपका आयोनाइजेशन पावर, और लास्ट वाला हो गया आपका पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और इधर ही कर देते हैं, क्योंकि भाई हम लोग को जगह भी तो चाहिए होगा। चार्ज, मास, आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेटिंग पावर।
क्या होता है वो भी समझेंगे, बट पहले समझ लो कि क्या चार चीज के बारे में डिस्कशन होता है। तो ये चार चीज है, ठीक है। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का रे क्या होता है। तो देखो एक अल्फा पार्टिकल जब आपका एमिट हो रहा होता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल दिखने में कैसा लगता है। एक अल्फा पार्टिकल बाबू, एक अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम के एटम के जैसा दिखता है। जैसा हीलियम का एटम होता है उसी तरीके का पूरा अल्फा पार्टिकल दिख रहा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल को किसके साथ कंपेयर किया गया, हीलियम एटम के साथ। एग्जाम्स में आ जाता है कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है वो किस एटम, विच अमंग द फॉलोइंग एटम्स का कॉरेस्पॉन्डिंग है, किसके जैसा दिखता है। तो आपको याद रखना कि अल्फा पार्टिकल किसके जैसा दिख रहा होता है, हीलियम के जैसा दिख रहा होता है। अब हीलियम का क्या है, हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर होता है, 4 उसका मास नंबर होता है। और अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इस पे क्या आता है, +2 का चार्ज आता है ना भाई, +2 का ही चार्ज आता है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसके ऊपर +2 का चार्ज ही आ सकता है, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल कैसा दिखता है, इस तरीके का दिख रहा होता है। अभी चार्ज वाला चीज छोड़ दो, मास और ये चीज को दिमाग में रखो। तो यहाँ चार्ज तो लिखना पड़ेगा, पहले चार्ज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा सर +2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला चीज याद रखना, प्लीज बोल रहे याद रखना। अल्फा पार्टिकल किसके साथ कंपेयर होता है, हीलियम एटम के साथ कंपेयर होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक बीटा पार्टिकल किसके साथ कंपेयर होता है, तो बीटा पार्टिकल का जो कंपैरिजन है वो किया गया है इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसा दिखता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ ना कुछ उसका भी मास होता है। तो बीटा पार्टिकल पूरा का पूरा कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन के जैसा है। एक अगर हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर से एक बीटा पार्टिकल निकला, तो इसका मतलब आप दूसरा क्या सोच सकते हो कि बीटा पार्टिकल नहीं निकल के एक इलेक्ट्रॉन निकला। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से जो असर पड़ेगा, बीटा पार्टिकल निकलने से भी वही असर पड़ेगा। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि बीटा पार्टिकल के पास बहुत सारा एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा एनर्जी नहीं होता है। हीलियम के पास उतना ज्यादा एनर्जी नहीं होता है, बट अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ बहुत सारा एनर्जी निकलता है। ये चीज को सिर्फ दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल का जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बीटा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, क्या हम लोग बोल सकते हैं -1। हाँ सर बोल सकते हैं -1, ओके। अब जो गामा पार्टिकल है, वो गामा पार्टिकल को आप कैसे समझोगे, तो इसको आप समझ, न्यूट्रॉन मत लो, न्यूट्रॉन ऐसे है, ठीक है, बट गामा पार्टिकल को आप पकड़ के चलो फोटॉन्स की तरह। अब फोटॉन्स एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका अपना कोई चार्ज नहीं है, या न्यूट्रॉन के जैसा भी अभी दिमाग में रख सकते हो, बट न्यूट्रॉन रखने से मास आ जाएगा, मास है नहीं। तो गामा पार्टिकल आपका कैसा है, एक फोटॉन्स के जैसा। तो गामा पार्टिकल का जो फोटॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है, तो गामा पार्टिकल का भी चार्ज नहीं होगा। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि अल्फा बीटा गामा किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है और किसका 0 है, वो आपको बताना है। 0 होने की वजह से ये क्या हो गया भाई, एक न्यूट्रल पार्टिकल भी हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल हो गया। न्यूट्रल का मतलब क्या, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल पार्टिकल, ऑप्शन दे देगा अल्फा बीटा गामा और कोई भी एक दे देगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन, तो आपको वहां पे क्या टिक करके आना है, गामा रे को टिक करके आना है, ठीक है। अब मास के बारे में बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास देखो किस पर डिपेंड कर रहा है, हीलियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल का मास हीलियम पे कर रहा है, तो हीलियम का मास कितना है, 4 है। तो यहाँ पे समहाउ कहीं ना कहीं इसका भी मास कितना होगा, 4 के आसपास होगा, है ना। तो ये 4 mu एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो खैर अभी यहाँ पे हम लोग ग्राम्स में नहीं लिख रहे, हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में लिख रहे, तो 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब आता है बीटा पार्टिकल का मास। तो बीटा पार्टिकल का किसके साथ कंपेयर हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर हुआ। यार इलेक्ट्रॉन का हम लोग कभी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है। तो यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल होगा उसका भी मास क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा। या फिर बुक वगैरह में अगर सही से पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिया होगा कुछ इतना 1/1837 AMU। तो यार ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अगर आप यहाँ पे 1000 भी समझ रहे हो ना, तो 1000 भी समझ रहे हो तो ये आपका लगभग 0.001 AMU। तो ये नेग्लिजिबल ही हुआ, लगभग 0 ही हुआ, ठीक है। तो खैर आपको ऐसे दिमाग में रखना है, बीटा पार्टिकल लगभग क्या होता है, नेग्लिजिबल मास का होता है। और गामा रे क्या है, फोटॉन्स का बना है, फोटॉन्स का तो मास होता नहीं, तो यहाँ पे भी मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गामा रे का भी मास क्या होता है, 0 होता है। अब आते हैं आयनाइजेशन पावर, जिसके बारे में हम लोग सोच रहे थे क्या होता है। तो देखो आयनाइजेशन पावर का मतलब अब यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे कि आयनाइजेशन पावर है क्या। तो हम क्या बोले कि अल्फा पार्टिकल क्या है, एक तरीके का रे है। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा, आसपास में क्या है, आसपास में बहुत सारा एयर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपका हीलियम है, या और भी बहुत सारा अदर गैस का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या हम बोले कि बहुत ज्यादा इसके पास एनर्जी है, साथ ही साथ इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे सोचना है ना भाई कि जब अल्फा पार्टिकल वहां से, हम ही एक अल्फा पार्टिकल, तो हम जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजर रहे हैं, आसपास में मेरा क्या है, गैसेस है। गैसेस के पास इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। मेरे ऊपर कौन सा चार्ज है,
मेरे ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे, हम उन सबका इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए निकल जाते हैं। या फिर ऐसे समझना, हम अपने एनर्जी देते हैं। हम लोग एक टाइम पढ़े थे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाए। तो हम लोग एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैटायन। सही बोल रहे हैं। हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन को एटम को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। और यहाँ पे जो हम एनर्जी दिए वो एनर्जी क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो भी एटम था जिसको एनर्जी दिए वो किस में कन्वर्ट हुआ, आयॉन्स में कन्वर्ट हुआ। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग एक्स है, ठीक है, एक्स बोल के कोई भी एक एटम है, तो इस एटम को अगर हम कुछ जाके एनर्जी दे देंगे तो ये एटम क्या करेगा, उस एनर्जी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दिए, ये जो एनर्जी दिए, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। अब एक अल्फा पार्टिकल जब यहां से गुजरेगा तो उसके पास तो यार बहुत सारा एनर्जी है। हम बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा, सबके पास क्या है, अपने आप में बहुत सारा एनर्जी। तो हम जब अल्फा पार्टिकल यहां से गुजर रहे हैं तो आसपास में बहुत सारा गैसेस है, उन सारे गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं कि लो भाई एनर्जी लो, लो भाई एनर्जी लो, लो भाई एनर्जी लो, एनर्जी लो, एनर्जी लो, सबको एनर्जी देते जा रहे हैं। और जैसे ही हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो मेरा एनर्जी लेके क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर जा रहा है। तो मेरे वजह से जो एटम था वो क्या बन गया, कैटायन बन गया। किसके वजह से, जो अल्फा पार्टिकल है गुजरा, उस अल्फा पार्टिकल के गुजरने की वजह से एक एटम जो भी था वो क्या बन गया, आपका एक कैटायन में कन्वर्ट हुआ। तो ये कैटायन में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, एक तरीके का कुछ पावर है जिससे वो क्या कर सकता है, चीजों को आयोनाइज कर सकता है, आयोन्स में कन्वर्ट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि अल्फा पार्टिकल के पास एक ऐसा पावर है जिससे वो क्या कर सकता है, आसपास के गैसेस एटम्स को आयोन्स में कन्वर्ट कर सकता है। अपना एनर्जी देगा, वो अपना एनर्जी लेकर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा या दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और आयोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आयनाइजेशन पावर क्या है, तो आयनाइजेशन पावर का मतलब हम लोग समझ रहे कि एक ऐसा पावर जिससे वो आसपास के गैसेस एटम को क्या कर सकता है, आयोन्स में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात आता है कि आयनाइजेशन पावर अल्फा का ज्यादा है, बीटा का ज्यादा है या गामा का ज्यादा है। तो तीनों के पास तो एनर्जी है, अल्फा के पास भी एनर्जी है, बीटा के पास भी एनर्जी है, गामा के पास भी एनर्जी है। बट अल्फा पार्टिकल अपना ज्यादातर एनर्जी कहां यूज करता है, आयनाइजेशन पावर में, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर। ठीक है, तो इसका अल्फा पार्टिकल का आयनाइजेशन पावर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या होता है समझ में आया, एक अल्फा पार्टिकल गुजरेगा तो आसपास के सारे एटम्स को क्या करेगा, गैसियस एटम्स को क्या करेगा, आयोन्स में कन्वर्ट कर देगा। और इसी आयोन्स में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन पावर बोल रहे हैं अल्फा का। जो बीटा का ये पावर होता है, बीटा के पास भी एनर्जी है, वो भी जब गुजरेगा तो वो भी आयोन्स में कन्वर्ट करेगा, बट जितना अल्फा कर सकता है उतना नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि आसपास में अगर 1000 गैसियस एटम्स है तो अल्फा पार्टिकल वहां से गुजरने पे 900 को क्या किया, आयोन्स में कन्वर्ट कर दिया। जब बीटा वहां से गुजरेगा तो वो 900 को आयोन्स में नहीं कन्वर्ट कर सकेगा, उस 1000 में से वो 600 या 500 या 700 के ही आसपास में मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकेगा, गैस में कन्वर्ट कर, आयोन्स में कन्वर्ट कर सकेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लेस देन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल का जितना होता है उससे क्या होता है, बीटा का कम होता है। और गामा रे का क्या होता है, लोएस्ट, सबसे कम आयनाइजेशन पावर होता है। गामा रे अगर वहां से गुजरेगा तो समझ लो कि 1000 गैसेस मॉलिक्यूल है, उसमें से 100 या 200 ही मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो आयोन्स में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका है, अल्फा पार्टिकल का। अब आते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के आर पार हो जाना, किसी भी चीज के आर पार हो जाना। तो अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो यार कि एक बुलेट है, बंदूक से जो चला रहे हो तो वो बुलेट है। तो बुलेट हम जब फायर करेंगे तो सामने एक कार्डबोर्ड रहेगा, इतना मोटा अगर हम कार्डबोर्ड लगा देते हैं तो आप क्या बोलते हो कि अगर वो कार्डबोर्ड से बुलेट टकराएगा तो क्या आर पार हो जाएगा, उसका हो रहा होगा। बुलेट जैसे टकराएगा तो वो पेपर या कार्डबोर्ड को क्या करेगा, पार कर जाएगा। तो ये जो पार कर गया उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेनिट्रेटिंग पावर, कि कितना पार कर सकता है। अच्छा, हम वहां पे एक कार्डबोर्ड की जगह एक दीवार खड़ा करते थे, एक ईंटा ऐसे करके लगा देते हैं और उसको हम वहां पे फिर बुलेट फायर करते हैं। तो अब मेरे को बताओ, क्या ये बुलेट इसको पार कर पाएगा, तो हाँ भाई इसको भी पार कर दे रहा है। स्टील का दीवार कर देते हैं तो क्या पार कर पाएगा, तो शायद कर जाए शायद ना करे। तो खैर जो भी है, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी भी चीज को सामने में बैरियर के तौर पे खड़ा कर दो और उस बैरियर को ये क्या करेगा, आर पार कर जाएगा, पार निकल जाएगा। जब भी ऐसा करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाई इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर है, ये आर पार निकल सकता है। बहुत समझ में आ रहा है। अच्छा,
बुलेट वाले केस में एक चीज दिमाग में रखना है, बुलेट वाले चीज में वहां पे क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा, समझ में आएगा कि यहाँ से कुछ चीज गुजरा है। बट अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल इतना ज्यादा छोटा पार्टिकल्स होता है कि वो वहां से गुजरेगा तो समझ में नहीं आएगा कि इस सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल पार हुआ, ठीक है। वो जाली के जैसा फील होगा। नेट है तो नेट से पानी कैसे गुजर जाता है तो पता थोड़ी ना चलता है कि यहाँ से कुछ निकला है, बट पार तो हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, असर नहीं पड़ता, सामने वाले मटेरियल पे असर नहीं पड़ता है, बट पार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो किसका होता है, गामा का होता है। यार सोच के भी देखो कि वो अपना जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे कम रखा है, तो अपना एनर्जी बहुत ज्यादा सेव किया, अपना एनर्जी को किसी दूसरे को दिया नहीं, अपने पास रख के रहा और आगे बढ़ता गया। तो जब पेनिट्रेटिंग का टाइम आएगा तो उस टाइम में गामा के पास क्या, बहुत सारा एनर्जी है, तो उस सारे एनर्जी से वो क्या करता है, पेनिट्रेट इजिली कर जाता है। तो इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। अब जाहिर सा बात है कि जो बीटा पार्टिकल होगा, बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा, ये थोड़ा एनर्जी तो लॉस किया है, जितना गामा किया है उससे ज्यादा किया, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर गामा से क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं लेस देन गामा पार्टिकल। आप लिख सकते हो मोर देन अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अरे यार ये कितना लोएस्ट है, थोड़ा सा सोच के देखो। हम लोग जो अगर एक पेपर ऐसे रखते, एक पेपर जो आपका कॉपी में है वो वाला पेपर, और यहाँ पे एक टॉर्च जलाते हैं, तो आप मेरे को बताओ कि इस टॉर्च का जो लाइट है वो इस पेपर के पार होगा कि नहीं होगा। घर में हम लोग का पर्दा लगा हुआ रहता है, बाहर से सनलाइट आता है, तो सनलाइट का कुछ रोशनी उस पर्दे से पार होता है कि नहीं होता है, हो रहा होता है। तो ये जो सनलाइट का रोशनी पर्दा से पार हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में समझ सकते हैं कि भाई ये एक तरीके का पेनिट्रेटिंग पावर है। बात समझ में आ रहा है। अब जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग पावर, इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर हम ना एल्यूमिनियम का शीट हम लोग देखें, किचन वगैरह में इस्तेमाल होता है, या फिर आप कभी मंगाए होगे खाना बाहर से, तो गर्म रखने के लिए उसको एक एल्यूमिनियम का फॉइल रहता है, उसमें पराठा वगैरह क्या रहता है, रैप रहता है, ताकि वो चीज गर्म का गर्म रहे, हीट बाहर ना निकले, ठीक है। तो वहां पे वो जो पेपर रहता है एल्यूमिनियम का, अगर हम लोग कैसा ले लें, 0.1 सेंटीमीटर का ले, 0.1 सेंटीमीटर का ले, या फिर mm में लेते हैं ना, mm में लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.001 mm। तो इतना पतला अगर हम लोग एक एल्यूमिनियम का फॉइल लेंगे, कौन सा फॉइल लेंगे, एल्यूमिनियम का फॉइल लेंगे, तो इस एल्यूमिनियम फॉइल को अगर हम बीच में से रखते हैं और इधर से अल्फा पार्टिकल का टॉर्च जलाते हैं, कैसा टॉर्च है मेरे पास जिससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का टॉर्च हम ऑन करते हैं तो लाइट क्या होगा, पार कर जाएगा, 0.1 mm को पार कर जाएगा। तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर बस इतना ही है। एल्यूमिनियम फॉइल, नॉर्मल पेपर का बात नहीं कर रहे, एल्यूमिनियम फॉइल का, ठीक है। दूसरा बीटा पार्टिकल के लिए बात करें तो बीटा पार्टिकल के लिए कितना हो जाता है, 0.2 mm हो जाता है। तो यार इससे तो बड़ा है, ये 0.001 है और ये क्या है, 0.2 है, तो इससे तो बहुत ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, ये भी एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। अब देखो गामा का पावर, गामा का देखे तो अच्छा का अपना मामा याद आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर विथ एल्यूमिनियम फॉइल। यार 100 सेंटीमीटर समझते हो कि 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर इज लाइक 1 मीटर, और 1 मीटर का अगर हम बात करें तो मोर और लेस इतना होता है, अगर मेरा हाथ पूरा दिख रहा है तो ये पूरा मेरा अगर जितना हाथ है, इतना बड़ा इतना मोटा अगर हम एक दीवार खड़ा कर दे किसका, एल्यूमिनियम फॉइल का या एल्यूमिनियम का, हम इतना मोटा दीवार खड़ा कर दे और दीवार के उस साइड से कोई टॉर्च जलाए जिससे कौन सा लाइट निकलना चाहिए, गामा पार्टिकल निकलना चाहिए, तो इस दीवार के इस पार आ जाएगा। अब आप सोच के देखो कि यार कितना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। अगर इस रूम में कोई दूसरे वाले रूम में अगर कोई लाइट जला दे, बहुत पावर वाला लाइट जला दे, 100 हैलोजन जला दे, समझ 100 ट्यूबलाइट जला दे, तो क्या उस रूम का लाइट इस रूम में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, बीच में दीवार है, तो दीवार क्या करता है, उस लाइट को आने नहीं देगा। लेकिन गामा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है, या गामा रे एक ऐसा रे है कि इतना मोटा एल्यूमिनियम का दीवार भी बना देंगे और उस रूम में अगर कोई गामा रे ऑन करेगा तो वो इस रूम में आ जाएगा, उसका रोशनी या उसका एनर्जी इस रूम के अंदर आ जाएगा। अब आप सोच के देखो कि जो हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स होता है, उन रेडियो एक्टिव पावर प्लांट से जो एनर्जी निकलता है तो उसको कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सिटी के आसपास बनाया भी नहीं जाता है। जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं एकदम सिटी से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच बनाया जाता है, ताकि अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो तो ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा नुकसान ना हो। जान को तो नुकसान होगा, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको तो नुकसान होगा, जो एनिमल्स है, जो वहां पे फॉरेस्ट है उसमें तो नुकसान होगा, बट हम लोग ह्यूमंस, हम लोग तो लालची है भाई, हम लोग को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। खैर, तो आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज।
एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, इन सभी को अल्फा बीटा गामा के आयनाइजेशन पावर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए देगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए देगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अरेंज, इस तरीके क्वेश्चन आएगा, अरेंज आयनाइजेशन पावर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पावर जिसका सबसे कम है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो आयनाइजेशन पावर सबसे कम किसका है, सबसे कम होता है हम लोग का गामा का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई गामा होगा और उसके बाद फिर बीटा होगा और उसके बाद अल्फा होगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो ये वाला जो हम लोग बनाते हैं इसको हम चोंच बोलते हैं। तो ये जो चिड़िया का चोंच है वो चोंच किधर घूमेगा, इस साइड। बीटा और अल्फा में कौन ज्यादा है, ये है, तो चिड़िया का चोंच इधर घूम रहा होगा। तो इस तरीके से आप करोगे। अब जब डिक्रीजिंग का बात करेगा तो डिक्रीजिंग में क्या होता है बाबू, डिक्रीजिंग में बड़ा से छोटा। तो जो सबसे ज्यादा होता है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग में बात करेंगे तो पहले सबसे बड़ा अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर गामा होगा। कंफ्यूज नहीं करना। अल्फा बीटा में बड़ा कौन है, अल्फा बीटा में बड़ा अल्फा है तो चोंच इधर घूमेगा। बीटा गामा में बड़ा जो है चोंच इधर घूमेगा। तो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, अच्छे से रट्टा नहीं मारना है कि भाई ये रट के जा रहे हैं अल्फा बीटा गामा चोंच इधर, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको समझना है कि भाई हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है। उस अरेंजमेंट कर दिए, दो को देखें, जिधर चोंच घूम रहा था उधर घुमा दिए। ठीक है, तो ये अल्फा आयनाइजेशन पावर का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, फालतू टाइम पास करने के लिए नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। और क्या रहेगा क्वेश्चन, अरेंज पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर में भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज का ही क्वेश्चन आएगा। तो इंक्रीज बोलेंगे तो छोटा से बड़ा, डिक्रीज बोलेंगे तो बड़ा से छोटा। तो इंक्रीज की बात कर रहे हैं पहले, तो छोटा से बड़ा। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, अल्फा का भाई, सबसे लोएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे अल्फा, फिर लिखेंगे बीटा, फिर लिखेंगे गामा। अब छोटा और इन दोनों में छोटा बड़ा में कौन किसका ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, बीटा का। तो चोंच किधर घूमेगा, इधर। इन दोनों में इधर। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसी को क्या करोगे आप, उल्टा करोगे। सबसे ज्यादा गामा का, फिर उससे कम बीटा का, फिर उससे कम अल्फा का। इन दोनों में किसका ज्यादा है, गामा का। तो चोंच इधर घूमेगा, चोंच इधर घूमेगा। तो रट्टा नहीं मारना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे। भाई गामा बीटा अल्फा, यहाँ भी गामा बीटा अल्फा, चोंच इधर है, इसमें चोंच इधर है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझना। आप मेरे को बताना कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर चार्ज के हिसाब से, चार्ज के बेसिस पे किसका ज्यादा किसका कम, ये आप मेरे को अरेंज करके देना। और हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग गलत करोगे, पूरा भरोसा है। आप सब नहीं करोगे, जाहिर सा बात है, सब गलत कैसे कर सकता है। कुछ बच्चे तो जरूर गलत करेंगे चार्ज को अरेंज करने में। किसका चार्ज ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा के दिखाना और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा के दिखाना कि किसका ज्यादा किसका कम, चार्ज को सजा के दिखाना। और हमको उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करेंगे। बुक से आप देख के कर दोगे तो वो अलग सी बात है, गूगल से करके बता दोगे तो अलग। खुद के नॉलेज पे अभी पढ़े, अभी समझे कैसे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सजाएं आयनाइजेशन को, पेनिट्रेटिंग पावर को। उसी नॉलेज के बेसिस पे आप अल्फा बीटा गामा को उसके चार्ज के बेसिस पे अरेंज करके दिखाना और मेरे को बताना कि क्या आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होता है। तो जल्दी से इसको प्लीज कॉपी करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग लगाओ, चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम लोग यहां पे हेडिंग लगा रहे, चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल। तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा होता है तो उससे न्यूक्लियस में क्या फर्क पड़ता है, जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो उससे न्यूक्लियस में क्या फर्क पड़ता है, और एक गामा पार्टिकल निकलता है तो उससे न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो हम लोग के पास मान लो कि भाई कोई भी एक एटम होगा, तो एटम का क्या होगा, न्यूक्लियस ही होगा ना। और हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सिर्फ दो चीज होता है बाबू, एक होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कोई भी चीज नहीं होता है। और ओवरऑल एक जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जीरो चार्ज पे होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये चीज दिमाग में रखना। यानी जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट, भाई एलिमेंट हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है।
उससे जो आयॉन्स बनता है वो आयॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। ठीक है, तो इतना चीज आप दिमाग में रखना कि भाई जो एक न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। दूसरा चीज एलिमेंट ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बस। ठीक ठीक। तो हम लोग के पास यहाँ पे भी मान लो कि कोई भी एक एलिमेंट है जिसका नाम है ए। ठीक है, ए नहीं लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो एक्स बोल के हम लोग के पास कोई एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का दो चीज होगा, एक होगा एटॉमिक नंबर और दूसरा होगा मास नंबर। दोनों हम लोग लिख के चलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है सर मास नंबर, नीचे में क्या होता है बाबू, नीचे में होता है एटॉमिक नंबर। तो एक मास नंबर होगा, एक एटॉमिक नंबर होगा। अब हुआ क्या चीज कि इससे एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये इस x से, ये अभी फिलहाल हम x ही लिख रहे हैं, x लिखना नहीं चाहिए बट हम लिख दिए। इससे क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, प्लस। देखो ये पहले x था, अब ये x प्लस a, यानी इससे अल्फा क्या हुआ, अलग हुआ। ठीक है, तो x से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो जो इसका मास नंबर है, इस मास नंबर में 4 का डिक्रीज आता है। 4 से ये मास नंबर क्या होता है, घट जाता है। और एटॉमिक नंबर -2 होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर 4 घटता है और एटॉमिक नंबर 2 घटता है। क्यों ऐसा होता है, तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि एक अल्फा पार्टिकल किसके जैसा दिखता है, एक हीलियम के जैसा दिखता है। और हीलियम का मास कितना होता है बाबू, 4 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो 2 एटॉमिक मतलब एक अल्फा बाहर निकलेगा तो उसका 2 एटॉमिक नंबर भी तो होगा। तो वो 2 एटॉमिक नंबर कहां से लेगा, वो पहले वाले जो एलिमेंट है उसी से लेगा ना। तो उससे 2 निकल गया। और मास उसका कहां से आएगा, मास भी प्रीवियस आइटम से आएगा। तो उससे क्या हुआ, 4 निकल गया। तो एक अल्फा पार्टिकल निकला यानी एक हीलियम निकला, और एक हीलियम निकला यानी 2 एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर। तो ये चीज याद रखना कि जब भी व्हेन, यहां पे हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, व्हेन अल्फा पार्टिकल emit the mass number decrease by 4 and atomic number decrease by 2। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हम लोग का वो है बीटा पार्टिकल पे यार, कि अगर यार यहाँ पे x में जो तुम्हारा हम लोग लिए हैं उस x का हम लोग बीटा पार्टिकल उससे एमिट करवा देते हैं। तो इससे अगर हम लोग एक बीटा पार्टिकल एमिट करवा देंगे तो इसका मास नंबर में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा और इसका एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो बीटा पार्टिकल यहां से निकल गया। तो बीटा पार्टिकल जब भी निकलता है तो मास में कोई चेंजेस नहीं आता, 0, कोई चेंजेस नहीं, +0। ठीक है, और या -0 जो लेना है, यानी कोई चेंजेस नहीं आता। तो इसको जैसे वैसे ही रहने देते हैं ना यार, मास नंबर चेंज नहीं करते हैं, एटॉमिक नंबर पे आते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, +1 हो जाता है। इसमें मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, +1 होता है। तो इस चीज को भी आप क्या करोगे, याद रखोगे भाई। हम लोग को पता है बीटा पार्टिकल किससे है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घट गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, हाँ प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल एमिट करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन घटने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटॉन बढ़ जा रहा होता है। ठीक है, व्हेन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि व्हेन बीटा, सेम ही चीज लिख रहे हैं यार, पार्टिकल एमिट देन no change in mass number but atomic number increase by, एटॉमिक नंबर कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है और बीटा पार्टिकल में। अच्छा, अगर गामा पार्टिकल निकला तो गामा पार्टिकल निकलने से ना एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा ना मास नंबर में चेंज आएगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है गामा रे। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो फिर भी ठीक है। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए, बताना क्या चीज भूल गए। देखो अगर हम लोग क्या करें ना, हम लोग इस तरीके का एक चेम्बर बनाए। ठीक है, इस चेम्बर में हम लोग क्या रखे हैं वो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस चेम्बर के अंदर यहाँ पे कोई हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिए। ठीक है, ये सब्सटेंस कैसा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है।
ये उतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है, बट बता दे रहे हैं, बुक में है तो हम भी क्यों भाई पीछे रहे, कल को आप ही लोग बोलोगे कि बताए नहीं। नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे हम लोग दो मैग्नेट लगा दिए, यहाँ पे हम लोग लगा दिए एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम लोग को पता है कि भाई रेज बाहर निकलता है, और कौन कौन सा रेज निकलता है ये भी पता है हम लोग को, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। फिलहाल हम तीनों को अलग अलग लाइन से दिखाएं, बट दिखाना तो हमको एक ही लाइन से चाहिए था, क्योंकि तीनों तो एक ही साथ निकलेगा ना। ठीक है, तो इसमें अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी। इसमें अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी है इस रे के अंदर। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से पार होगा ना, तो अल्फा रे क्या होगा, ऊपर की तरफ बेंड होगा, गामा रे क्या होगा, नीचे की तरफ बेंड होगा। अल्फा का बेंड ज्यादा होता है तो इसलिए ऐसे, और जो अल्फा रे ऊपर जाएगा, बीटा रे नीचे जा रहा होगा, और जो गामा रे होगा वो आपका क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये चीज होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद करोगे अगर तो आपको थोड़ा सा याद हो। वहां पे हम लोग ये पढ़े थे कि जब भी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस चार्ज के ऊपर क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल रहे थे कि भाई अगर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर है और चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लग रहा था, तो इसी तरीके का तो था। या फिर राइट हैंड पाम रूल से भी निकाले थे कि हाँ ऐसे ही था कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ऐसे रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे भी वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज किधर मूव कर रहा है, चार्ज इस साइड। अच्छा, चार्ज नहीं सोचना, करंट के बारे में सोचना। तो करंट आपका किधर मूव कर रहा है, इधर, तो आपका जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ बेंड होगा। और इस पे जब बात करोगे इस वाले पे, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर होगा, चार्ज अपोजिट हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव है। तो ये चीज अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट बोलते हैं ये नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट कंसीडर करना पड़ता है। और गामा के ऊपर क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता है तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता है, वो सीधा का सीधा निकल जाता है। तो अल्फा ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, गामा नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। एक्चुअली में ऊपर की तरफ नहीं, एक्चुअली में इधर बेंड हो रहा है और एक इधर हो रहा है और एक सीधा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का सिनेरियो बड़ा दिमाग में रखना। ठीक है कि भाई अल्फा पार्टिकल किधर बेंड होता है, अपवर्ड, बीटा पार्टिकल डाउनवर्ड और गामा बिना, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। अच्छा, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट डिफ्लेक्शन अल्फा का सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि क्यों अल्फा पार्टिकल का मोस्ट डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप वहां पे बोल देना मास। मास अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। Why gamma particle do not show any deflection when it passes from a magnetic field? तो आप बोल सकते हो भाई गामा पार्टिकल do not carry any charge, गामा पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इस वजह से गामा पार्टिकल do not show any deflection when it passes from a through a magnetic field। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो आपको रेडी रहना। तो प्लीज इस डायग्राम को भी थोड़ा सा कहीं पे साइड में कॉपी कर लेना, और ये पार्टिकल तो आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, वापस से बैक टू दिस प्रीवियस टॉपिक, चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा का वजह से क्या चेंजेस आता है आपको पता चल गया, बीटा के वजह से क्या चेंजेस होता है ये भी पता चल गया। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरीके का रहेगा, तो क्वेश्चंस ये रहेगा भाई कि हम लोग के पास यूरेनियम 92 238 बोल के कोई है, और इससे क्या हुआ, दो अल्फा पार्टिकल निकल गया। तब दो अल्फा पार्टिकल निकल गया भाई, तो मेरे को बताओ इसका जो नया एटॉमिक नंबर और नया एटॉमिक नंबर, नया मास नंबर क्या होगा वो बताओ। तो हमको तो पता है ना भाई, क्या चीज पता है, यूरेनियम ही लिखते हैं। ठीक है, यूरेनियम ही दे दे रहे, बट यूरेनियम तो होगा नहीं। हमको पता है कि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे कितना था पहले, 238 था, यहाँ पे कितना था पहले, 92 था। तो हमें ये चीज पता है कि अल्फा पार्टिकल निकलने की वजह से मास नंबर में 4 चेंज आता है, एटॉमिक नंबर 2 चेंज आता है। चेंज कैसे, डिक्रीज होता है। तो दो अल्फा पार्टिकल की वजह से कितना आएगा, एक की वजह से 4, तो 2 की वजह से 8, तो यहाँ पे -8 कर देंगे। और यहाँ पे एक की वजह से 2 घटता है, तो 2 की वजह से 4 घटेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जब आप सही में माइनस करके लिखोगे तो ये कितना होगा, 238 - 8, यानी यहाँ हो जाएगा 230, और यहाँ 92 - 4 कितना हो जाएगा, 88। तो यहाँ पे आप देखो ये अभी यूरेनियम नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कुछ x बोल देते हैं, ये समथिंग कुछ x है। तो इसको आप 2 स्टेप में करना है, आप इसको 2 स्टेप में करना है, 232 - 8, 92 - 4, और नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से लिखना भाई यूरेनियम 92 238 गिव x, जिसका कितना है 230 है और नीचे में 88 है प्लस 2 अल्फा। बात समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
दूसरा आप पे क्या हो सकता है क्वेश्चंस, ये एक तरीके का हो गया, ठीक है। अल्फा की जगह यहाँ पे बीटा भी पूछ सकता था कि बीटा पार्टिकल आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि भाई चलो 2 बीटा पार्टिकल ले लेते हैं, ये लो क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो, कर लिए। अब अगर मान लो यहाँ पे 2 बीटा पार्टिकल बोल देता है एग्जाम में, 2 बीटा पार्टिकल, तब पहले क्या करते हैं, 2 बीटा पार्टिकल यानी मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 0 चेंजेस, और एटॉमिक नंबर +1 होता है तो 2 बीटा का वैसे +2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 238 जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे 92 + 2 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला चीज हो गया। अच्छा, बीटा पार्टिकल हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया। अच्छा, एक अल्फा और बीटा दोनों देते, ऐसे देते क्वेश्चन कि बताओ भाई 2 बीटा पार्टिकल निकला, एक अल्फा पार्टिकल निकला, अब क्या चेंजेस आएगा। तो पहले आप बीटा के बारे में सोचो, अभी मत सोचो अल्फा के बारे में। तो अभी 238 92 है, तो बीटा पार्टिकल निकला तो मास में कोई चेंज नहीं आया और एटॉमिक नंबर +2 हुआ। फिर अल्फा भी निकला, तो अल्फा निकलने की वजह से मास में 4 का चेंज आएगा और इसमें 2 का चेंज आएगा। एक अल्फा से 4 चेंज, 2 चेंज, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करें, 238 -0 -4, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 234 हो जा रहा है। 92 + 2 कितना हो गया बाबू, 94, 94 - 2 वापिस से 92, तो यहाँ पे कितना हो गया, 234 92। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चंस मिलता है एग्जाम्स में। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना है कि अल्फा निकलेगा तो कितना, बीटा निकलेगा तो कितना, प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा ये वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा आप लोगों को पता नहीं क्यों ट्रिकी लगता है ये वाला, 92 to 38। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बोल रहे कि कोई एक्स एटम बना है, ठीक है। अब ये एक्स एटम जो आपका बना है, तो यहाँ पे आपको हम मास नंबर भी बता दे रहे हैं और हम आपको एटॉमिक नंबर भी इसका बता दे रहे हैं। लेट्स से इसका कितना दे दे, 238 है ना, तो लो 226 हो गया। और इसका जो मास नंबर है, मास नंबर आपका चलो 88। अब मेरे को बताओ कि इससे अल्फा पार्टिकल कितना इमिट हुआ और बीटा पार्टिकल कितना इमिट हुआ। अच्छा से सोचो और मेरे को बताओ कि इससे अल्फा पार्टिकल कितना इमिट हुआ और बीटा पार्टिकल कितना हुआ, ठीक है। प्लस कितना अल्फा और कितना बीटा, इतना क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन करना कोई टफ नहीं है, इसको दिमाग में अच्छे से रखना। देखो, सबसे पहले चीज समझो कि एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल की वजह से सिर्फ किसमें चेंजेस आता है, मास में चेंज आता है और इसमें आता है, और बीटा पार्टिकल की वजह से सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मास नंबर बीटा पार्टिकल की वजह से मास में कोई चेंजेस तो नहीं आता है। तो यहाँ पे मास में जो भी चेंजेस हुआ है, ऊपर में जो भी चेंजेस हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, अल्फा की वजह से। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। बीटा के वजह से मास में कोई चेंजेस नहीं आता है भाई, मास नंबर कहाँ गया बीटा वाला, यहाँ नो चेंज इन द मास नंबर। तो बीटा की वजह से मास में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ 238 से 226 सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ, अल्फा की वजह से हुआ। तो यहाँ पे आप पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना है, 238 - 226, ये आ जाएगा 12, और एक अल्फा की वजह से, ये तो चेंजेस अल्फा की वजह से ना, तो अल्फा की वजह से मास में क्या चेंजेस आता है, 4 का चेंज आता है, 4 डिक्रीज करता है, तो यहाँ 4 से डिवाइड, तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कितना है, 3। बात समझ में आया, ठीक है। अब आप अल्फा की वजह से सोच के देखो कि 92 है, एक अल्फा की वजह से कितना आता है, 2 एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, अल्फा पार्टिकल मिल गया ना आपको कि अल्फा पार्टिकल 3 है। तो अब एक अल्फा की वजह से 2 एटॉमिक नंबर में चेंजेस आता है, 2 आता है, बट यहाँ पे कितना का चेंजेस है, देखो 92 से पहले आप चेंज कर दो यार, 92 माइनस 1 की वजह से 2, तो 3 की वजह से 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 86 आएगा, 84 में 86 आएगा। बट यहाँ पे क्या है, 88 है, यानी कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यानी बीटा पार्टिकल कितना इमिट हुआ, 2 इमिट हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि पहले हम लोग मास नंबर को माइनस करके डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो उससे अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। फिर हम लोग इन दोनों को पहले इसमें ये इसका डबल चेक कर लेते हैं कि कितना आना चाहिए, 86 आना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, वो आपका क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, तब आप लोग का टेस्ट भी लिया जाएगा। तब तक आप क्या करना, बुक के अंदर जो बैक एक्सरसाइज है उन क्वेश्चंस में देखना, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ चीज हम भूले हैं, हाँ कुछ चीज हम भूले हैं। नोट में एक पॉइंट याद रखना, रेडियो एक्टिविटी के लिए पूछता है एग्जाम में, रेडियो एक्टिविटी के लिए N/P का रेशियो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, तब जाके हम लोग किसी को क्या बोल सकते हैं कि भाई ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो N/P का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1.56 होना चाहिए। तो ये ऐसे पूछा तो नहीं है अब तक बोर्ड्स में, बट क्या पता पूछ ले।
आप लोग जब देने जाओ तो उससे पूछ ले कि भाई n बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या रेशियो होना चाहिए फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तब आप लोग क्या बोलोगे 1.56 से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया। और आपका क्या है क्वेश्चन एग्जाम्स में, हाँ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उनका यूज क्या है। हम लोग जो ये रेडियो एक्टिविटी पूरा कहानी पढ़ ली है, इस पूरे कहानी का यूज केस क्या है, कोई यूज भी है या फिर बस ऐसे टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसका बहुत सारा यूज है यार। तो हम लोग यूज कहाँ पे लिखेंगे, इसको हम मिटा दे रहे, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लोग को अब नहीं चाहिए। इतना में आई गेस हम लोगों का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या है, आयोडीन बोल के शायद एक है 131 और फॉस्फोरस है 32। तो इन दोनों का हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसमें, तो ये नहीं, पहले इसको लिख लो यार। कोबाल्ट 60 है और शायद आपका आयोडीन 131। इन दोनों का हम लोग शायद थोड़ा सा बुक देखना, ये आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग इन दोनों को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपका जो P32 है ये आपका ल्यूकेमिया में इस्तेमाल होता है। कार्बन 14 है, इसका इस्तेमाल हम लोग एज ऑफ अर्थ निकालने में यूज करते हैं। जो आप आर्कियोलॉजिस्ट लोग को देखते हो तो उन लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग को एक पत्थर मिला है और वो पत्थर आज से 400 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है, तो ये कैसे करके डिटेक्ट कर रहे हैं। तो एज ऑफ अर्थ हम लोग कार्बन 14 आइसोटोप्स के हेल्प से निकाल रहे होते हैं। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका हम लोग इस्तेमाल थायराइड के टेस्ट के लिए कर रहे होते हैं, ब्लड कैंसर के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे है, बट ये कुछ हम यहाँ पे नाम लिखे हैं कि कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और फॉस्फोरस 32, कार्बन 14, इन सब का ये यूज केसेस है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने में भी कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम 238 कहाँ इस्तेमाल किया जाता है भाई, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो हम लोग पाकिस्तान को मारने वाले थे, क्या मारने वाले, यही वाले तो मारने था, ऐसा नहीं कहते। एटॉमिक बॉम्ब बहुत खतरनाक चीज है, तो खैर ये बोलने वाली चीज है, बट मार नहीं सकते, ठीक है। तो यही हम लोगों का यूज केस इस चैप्टर में इतना ही है टॉपिक, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन का मेरे को आप आंसर बताओगे कि व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज नोन एज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। तो इस क्वेश्चन को लिख लो, व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। अगर आप लोग को लगा कि हाँ भाई मेरे को जानना है तो आप मेरे को बताना, कमेंट करना इसका आंसर, तो फिर हम इसका आंसर दे देंगे अगर आप लोग को नहीं आया तो, ठीक है। तो व्हाई रेडियो एक्टिविटी इज नोन एज न्यूक्लियर फेनोमेना, अदरवाइज हम इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देंगे। कुछ दिनों में इस चैप्टर का नोट्स भी ऐड कर देंगे, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपका चांसेस है इस चैप्टर का जो कि है आपका क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हम लोग फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में, एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी के बारे में ये सब पढ़ेंगे। तो वो थर्सडे के दिन हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से जल्दी कंप्लीट करना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।